धारा प्रवाहित करने पर वो आसानी से गल जाएगी। जबकि डिफिनीशन, एसआई मात्रक, संकेत, ये सबको एक है, यानी कि पेड़ पौधे जो भोजन बनाते हैं ना, उससे आपको मैं बताऊं कि जो कैसे हैं आप लोग, दुआ करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और एग्जाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। आपका ये जो व्यस्तता है ना, बिल्कुल ही घटने वाला है। बिल्कुल आराम से मस्त होके आप जो है ना कल का एग्जाम देकर आइए, परसों का इंग्लिश एग्जाम देने के बाद तो आप बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। न कुछ तो 1 महीने के लिए जिसमें आपको इंग्लिश और कंप्यूटर कर लीजिएगा, उस बीच में कुछ पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अभी आपके पास आखिरी 2 सब्जेक्ट है, जिसमें एक साइंस, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट में से एक होगा। अब आ जाइए साइंस के लिए सर क्या करें, तो जो भी बच्चे अपना जितना भी कंटेंट पढ़े हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और बायो में, तीनों कंटेंट का एक बार फुल रिवीजन मारिए, सब्जेक्टिव का भी और ऑब्जेक्टिव का भी। और मेरे छोटे से थोड़े समय का, हम ज्यादा समय आपका लेंगे नहीं, थोड़ा सा समय का जो है कि वीडियो मैं आपको डाल रहा हूं, उस पर एक टॉप क्लास का, जितने भी बोर्ड मॉडल टॉप क्लास के क्वेश्चन है ना, जो इस बार आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, उस क्वेश्चन का रिवीजन कल सुबह 3 बजे उठ के निश्चित तौर से आप कर लीजिएगा। एक बार करके जाइए। और इतना उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास के साथ आपको बताते हैं कि जितने अभी हम क्वेश्चन आपको बताने वाले फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और बायो में, एक बार उसका फुल रिवीजन करके चले जाइएगा, आपको कहीं से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जिसमें मैं आपको बताता हूं सब्जेक्टिव के लिए, है ना, सब्जेक्टिव के लिए सबसे पहला चैप्टर उठाते हैं फिजिक्स के प्रकाश के परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन चैप्टर से अगर बात किया जाए तो सबसे पहला एक क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखें। दोस्तों आप लोग जानते हैं प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं। और दूसरा है आपतन कोण, परावर्तन कोण, दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है 2 नंबर के दृष्टिकोण से। ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो 2, ठीक ना। अब आ जाइए पारदर्शी और पारदर्शी पारभासी को एक बार देख लीजिएगा। प्रकाशीय माध्यम है ना, उस पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरण आर पार गमन करती है और आर पार की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जिससे प्रकाश की किरण आर पार गमन नहीं कर पाती है और आर पार की वस्तु दिखाई नहीं देती है, उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं, अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं, सॉरी गाइस। और पारभासी पदार्थ क्या है, तो वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरणों का आंशिक भाग ही गमन कर पाता है, जिसके कारण वस्तु धुंधली दिखाई देती है, उसे बच्चों पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे थीन पेपर पारभासी पदार्थ हो गया, तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच, ये सब पारभासी पदार्थ है कि नहीं। बेंच, डेस्क, कॉपी, किताब, ये सब अपारदर्शी पदार्थ है। जबकि पारदर्शी पदार्थ के अंदर आता है कांच, जबकि पारदर्शी पदार्थ के अंदर आता है कांच, वायु, शुद्ध जल, ये सब क्या है, पारदर्शी पदार्थ है। प्रकाशीय माध्यम क्या है, तो वैसा माध्यम जिससे होकर प्रकाश की किरण वस्तु से निकलकर हमारे आंखों तक पहुंचती है, उसे बुआ प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। ये 2 प्रकार के, समांगी माध्यम और विसमांगी माध्यम। तो ये सब टॉप लेवल के क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में 2 नंबर के रूप में आपको देखने को मिल सकते हैं। अब आइए महत्वपूर्ण टॉपिक है दर्पण। दर्पण से जुड़ा हुआ टोटल किरण आरेख, दर्पण क्या है, किस दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, उस दर्पण की क्या क्या उपयोग हैं, सारे चीजें जो है ना दर्पण से संबंधित आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। इसीलिए मेरे बच्चों मैं आपको बताऊं कि दर्पण का फुल स्टडी करके जाना, जिसमें अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों ही महत्वपूर्ण है। आवर्धन क्या है, ये तो इंपॉर्टेंट है ही। अवतल दर्पण में अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसे ज्ञात की जाती है, ये तो जानते हैं ना कि अनंत पर जब वस्तु स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब बनता है फोकस पे। फोकस से दर्पण की बीच की दूरी को मीटर स्केल से अगर माप ले तो उसकी फोकस दूरी ज्ञात की जा सकती है, उसकी फोकस दूरी ज्ञात की जा सकती है। अवतल दर्पण का उपयोग तो आपको कई बार एग्जाम में भी आप दे चुके हैं। मोटर गाड़ी या वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग पश्च दर्पण के रूप में या साइड मिरर के रूप में किए जाते हैं। क्यों? ये सारे क्वेश्चन जो है ना, ये आपके एग्जाम के लिए बच्चों बहुत ही टॉप लेवल का बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, ठीक है। अब आइए दोस्तों, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। ये सब का एक बार रिवीजन करके अब जो है कि हम आगे की ओर आपको लेकर चलते हैं। इसी में आपसे जो है कि क्वेश्चन जो है कि पूछता है आपके एग्जाम में
है कि नहीं। आपके एग्जाम में पूछता है कि मोटर गाड़ी तो हो गया, प्रतिबिंब को लेकर आपसे एग्जाम में पूछ देता है। प्रतिबिंब दो प्रकार के, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। पार्श्व परिवर्तन, पार्श्व परिवर्तन आप लोग जान रहे हैं कि समतल दर्पण में जब वस्तु का दायां भाग और प्रतिबिंब का बायां भाग दिखाई दे, और जब वस्तु का बायां भाग और प्रतिबिंब का दाहिना भाग दिखाई दे, ऐसे परिवर्तन को पार्श्व परिवर्तन कहते हैं, ठीक ना। तो इस तरीके से पार्श्व परिवर्तन, आप प्रतिबिंब भी बहुत डिटेल से आप पढ़े हैं, है ना। वह प्रतिबिंब के प्रकार को भी आप लोग समझते हैं। इस सारे चीजों को एक बार एग्जाम में जाने से पहले एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। किरण आरेख को एकदम न भूले, किरण आरेख आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। पहले चैप्टर से आपको r बराबर 2f, है ना, r बराबर 2f, देखिए इससे संबंधित आपको सारा दे रखा है यहाँ पे, है ना। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, क्यों। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है, क्यों। इसका सचित्र वर्णन आपसे पूछ सकता है, 2-2 नंबर का ये क्वेश्चन है। दर्पण के जितने भी किरण आरेख है उसको एक बार देख लीजिएगा, चिन्ह परिपाटी को, उसके सूत्र को याद कर लीजिएगा। फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या है, तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है r बराबर 2f या f इजिकल टू r/2। ये सूत्र भी बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा, ठीक ना। इसी के अलावे आपको मैं बताऊं कि इस चैप्टर से आपको बच्चों दर्पण सूत्र भी बहुत महत्वपूर्ण है, दर्पण सूत्र को इग्नोर मत कीजिएगा, ठीक है। दर्पण सूत्र जिसका गणितीय मान है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अब आइए बच्चों, मैं आपको बताने जा रहा हूं प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन को समझ लेंगे बच्चों तो बड़ा मजा आ जाएगा भाई। बहुत शानदार चैप्टर है, सबसे बहुत भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उत्तल लेंस, उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस में अंतर क्लियर है। उत्तल लेंस से क्वेश्चन, अवतल लेंस से क्वेश्चन रहेगा। प्रकाश के अपवर्तन के भी कितने नियम हैं, 2 नियम हैं। कौन कौन, तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल पे होते हैं। और प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, जिससे हमें प्राप्त होता है साइन आई बटे साइन आर, है ना। साइन आई बटे साइन आर इज इक्वल टू द म्यू। ये क्या है, इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। इसीलिए दूसरा प्रकाश के अपवर्तन का जो दूसरा पॉइंट है ना, उसी से स्नेल का नियम बनता है, साइन आई बटे साइन आर बराबर म्यू। इसी के साथ में बच्चों मैं आपको बताऊं, प्रिज्म भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्रिज्म एक ऐसी जो है कि वस्तु है जिससे होकर प्रकाश की किरणों को, श्वेत प्रकाश की किरणों को आप प्रवाहित करते हैं, तो वे श्वेत प्रकाश को 7 अवयवी रंगों में उसको विभाजित करने में सक्षम होते हैं। यानी कि श्वेत प्रकाश को 7 किरणों में विभाजन में प्रिज्म की अहम भूमिका होती है। अपवर्तनांक क्या है, तो अपवर्तनांक 2 नंबर के लिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जिसमें आपको बताया गया है कि वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक को म्यू से सूचित किया जाता है और म्यू बराबर होता है c/v, है ना। तो इस तरीके से आपको जो है कि इस सब चीज को, क्रांति कोण को भी आप एक बार देख लेंगे। लेंस के प्रतिबिंब की स्थिति को आप कैसे ज्ञात की जाती है, ये सारे कंटेंट आपको एक बार जो है कि मिल चुका है, और इसको एक बार आप निश्चित रूप से देख लीजिएगा। उत्तल लेंस को कौन लेंस कहते हैं, अभिसारी, और अवतल लेंस को कौन लेंस, अपसारी। इसका जो सचित्र वर्णन कह रहा है ना, उस सचित्र के साथ आप इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक ना। अब आइए बच्चों, मैं आपको बताऊं बाबू कि उत्तल लेंस द्वारा है ना, सूर्य की किरणों को कागज पर फोकसित करने पर कागज क्या होता है, तो जल उठता है। कागज क्या होता है बुआ, जल उठता है। क्यों भाई, क्योंकि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहेंगे। जैसे उसको जो है कि हम किसी कागज पे फोकस करेंगे तो कागज को फोकस पे रखना पड़ेगा उस लेंस के, जिसके कारण जब फोकस पे सारी की सारी किरणें एकत्रित होगी तो वहां ऊष्मा का मान बढ़ जाएगी, जिसके कारण वो कागज जलने लगेगा। और इसी के साथ में बच्चों मैं आप लोग को बता दूं कि लेंस के किरण,
है ना, आरेखों को बनाकर उसकी प्रकृति, स्थिति, स्थान को लिखे। यानी कि लेंस से संबंधित आपको दोस्तों 6 किरण है उत्तल लेंस से संबंधित, एक है अवतल लेंस से संबंधित, एक है कांच की आयताकार सिल्ली से संबंधित, है ना। यानी कि कुल मिला के 6 2 8 किरण आरेख आपको प्रकाश के अपवर्तन से बनते हैं, जो कि आठों के आठों बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए इस किरण आरेखों को हल्के में नहीं लीजिएगा, इससे क्वेश्चन निश्चित तौर पे रहेगा, ठीक ना। अब आ जाइए दोस्तों, चिन्ह परिपाटी, जैसे दर्पण का जो है ना ठीक उल्टा लेंस में उपयोग होगा, जो अवतल दर्पण में होगा वो उत्तल लेंस में, और जो उत्तल दर्पण में वो अवतल लेंस में। इस प्रकार से आप चिन्ह परिपाटी और उसके सूत्र को एक बार जरूर देख ले, याद कर ले। लेंस सूत्र का सत्यापन याद रखिएगा, 6 नंबर के लिए महत्वपूर्ण है, दर्पण सूत्र, लेंस सूत्र, ठीक ना। हीरे, सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है, तो सबसे अधिक अपवर्तनांक हीरा का होता है। कितना होता है, 2.42 होता है, ठीक ना। तो इस चीजों को एक बार अच्छे से आप लोग जरूर देख के जाए एग्जाम हॉल में। और आगे की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट चैप्टर हम आपको बताने जा रहे हैं मानव नेत्र। मानव नेत्र में आइएगा दोस्तों, तो मानव नेत्र में आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मानव नेत्र में कितने परतें हैं, तो 3 पटल है, जिसका सबसे बाहरी पटल है आपको श्वेत पटल, है ना। मध्य की पटल को रक्तक पटल कहते हैं, और सबसे भीतरी परत को रेटिना या दृष्टि पटल कहा जाता है। रेटिना या दृष्टि पटल पे वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है, वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा प्राप्त होता है, वास्तविक प्राप्त होता है, और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। उत्तल लेंस में जो है कि मानव नेत्र के नेत्र लेंस में उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है। मानव नेत्र के नेत्र लेंस में उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है दोस्तों, ठीक ना। तो अब आ जाइए, अब उस लेंस को जो नियंत्रित करती है ना, जो बीच की जो रक्तक पटल है ना, वो उसको नियंत्रित करती है, उसके फोकस दूरी को घटाती या बढ़ाती है, क्योंकि उत्तल लेंस दूरी के हिसाब से प्रतिबिंब उसका बदल जाता है। और मानव आंख का क्या खासियत है कि वस्तु चाहे कहीं भी हो, अनंत पे हो वस्तु, चाहे आपके बिल्कुल नजदीक हो वस्तु, यानी 25 सेंटीमीटर की दूरी तक कम से कम वस्तु का होना जरूरी है, क्योंकि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर हो, चाहे वो अनंत पर हो, वो वस्तु का प्रतिबिंब एक ही जगह बनाती है, रेटिना पर। किसके कारण, तो वो उसी रक्तक पटल क्लोराइड के कारण वो उसकी नेत्र लेंस की फोकस दूरी ही बदल देती है, जिसके कारण प्रतिबिंब हमेशा रेटिना पे प्राप्त होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि वस्तु का प्रतिबिंब कहां प्राप्त होता था, रेटिना पर। कैसा प्राप्त होता है, तो उल्टा और वास्तविक, उल्टा और वास्तविक तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। अब आइए दोस्तों, उस नेत्र लेंस की फोकस दूरी को बदलने की जो क्षमता है, उस क्षमता को क्या कहते हैं, तो उस क्षमता को कहा जाता है समंजन क्षमता। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। एक स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु होता है अनंत। एक स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु क्या है, अनंत। और इसी के साथ बच्चों हम आप लोग के साथ ऐसे ही आगे की ओर बढ़ते हैं, और मुझे विश्वास है कि आप लोग अगर इस सब क्वेश्चन को एक बार पढ़ के जाएं तो निश्चित तौर पे आप लोग का रिजल्ट एक शानदार रिजल्ट में बदल जाएगा, और आप देखते ही देखते एक बड़ा रिजल्ट का दावा कर सकते हैं। बिहार बोर्ड में एक बड़ा सा रिजल्ट ला सकते हैं, और आप अपने सूबे का नाम रोशन कर सकते हैं, है ना। तो चलिए दोस्तों, मैं अब आप लोग को लेकर आ रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन, दृष्टि दोष। देखिए, दृष्टि दोष आपके एग्जाम के लिए बोर्ड मॉडल स्पेशल टॉपिक है। इससे क्वेश्चन निश्चित तौर पे रहेगा। दृष्टि दोष, दृष्टि दोष के जो प्रकार है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जरा दृष्टि दोष है कि नहीं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने आपको बोला क्या, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है किंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, तो निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, तो दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है किंतु निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। ऐसे दोष को दूर दृष्टि दोष कहते हैं। इसके कारण निवारण सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जरा दृष्टि दोष में क्या होता है, तो उम्र बढ़ने के साथ साथ वृद्धावस्था में नेत्र लेंस की लचक और सिलियरी मांसपेशियों की समंजन क्षमता
कम हो जाने के कारण या समाप्त हो जाने के कारण जब नेत्र निकट की वस्तु या दूर की वस्तु को देखने की क्षमता खो देती है ना, तो नेत्र में जो उत्पन्न दोष होता है उस दोष को जरा दृष्टि दोष कहते हैं। और इसके निवारण के लिए द्विफोक्सी या बाइफोकल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। एक अबिंदुकता होता है दोस्तों, जिसमें किसी खास बिंदु को देखने की क्षमता नेत्र खो देती है, जिसे अबिंदुकता या मोतिया बिंद कहते हैं। और इसी दोष को दूर करने के लिए सिलिंड्रिकल लेंस यानी कि बेलनाकार लेंस यानी कि परवलयिक लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। अब आ जाइए, यानी कि दोष से संबंधित एक क्वेश्चन निश्चित तौर पे कम से कम देखने को मिलेगा, वो भी सब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव में भी रहेगा निश्चित तौर पे, और सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन निश्चित तौर पे रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो अब आइए दोस्तों, अब क्वेश्चन को आगे की ओर बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं ये वायुमंडलीय अपवर्तन से संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो सब आपको जो है कि एक बार देख लेना चाहिए। जैसे तारों का टिमटिमाने का घटना, अब आ जाए इंद्रधनुष बनने की क्रिया, प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं, टिंडल प्रभाव से आप क्या समझते हैं, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है या रक्ताभ दिखाई देता है। रक्ताभ मतलब होता है लाल रंग, है ना। अब आ जाइए, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीला की जगह कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, जिसके कारण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। यही कारण है कि चंद्रमा से यानी कि अंतरिक्ष से आकाश नीला की जगह काला दिखाई देता है। अब आइए दोस्तों, इसी में क्वेश्चन आपको पढ़ना है, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण याद रखिएगा, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण एक बार आपको देख लेना चाहिए। यानी कि जब प्रिज्म से होकर श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है तो वे 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाते हैं, जिसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। उससे जो 7 रंगों की रंगीन चौड़ी पट्टी प्राप्त होती है उसे वर्णपट्टी या स्पेक्ट्रम कहा जाता है ना। श्वेत प्रकाश से संबंधित क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि भाई श्वेत प्रकाश से ऑब्जेक्टिव भी बहुत पूछता है कि श्वेत प्रकाश में कुल कितने किरण हैं, तो कुल 7 किरण है। किस किरण का तरंग दैर्घ्य सबसे उच्च है, तो किसका, लाल का। किसका सबसे कम है, बैगनी का। किस किरण का वेग सबसे अधिक है, तो लाल का। और किस किरण का वेग सबसे कम है, तो बैगनी का। ठीक ना। अब आइए कि श्वेत प्रकाश में, वो भी क्या सीरीज वाइज से आपको मैंने बताया था, तो उस चीज को एक बार देख लीजिएगा। वो वीडियो मेरे पिछले वीडियो के क्लास से भी आपको ये सब रिकवर हो जाएगा। ठीक ना। अब आज ये दोस्तों, मैंने आपको बोला क्या कि श्वेत प्रकाश में किस किरण का विचलन सबसे कम होता है। सबसे कम विचलित कौन होगा, जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होगा। यानी लाल का विचलन सबसे कम होता है और बैगनी का विचलन सबसे अधिक होता है दोस्तों। अब आ जाइए इससे संबंधित, तो लाल किरण सबसे कम विचलित होती है। यही कारण है कि लाल किरण का उपयोग जितने भी जो है ट्रैफिक सिग्नल है ना, उस सब में रेलवे के सिग्नल का प्रकाश लाल होता है। वाहनों का जो बैक लाइट होता है वो लाल होता है, क्योंकि लाल प्रकाश ना दूर से दिखाई देती है, उसका वेग सबसे अधिक होता है, तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, विचलित सबसे कम होता है, जिसके कारण दूर से स्पष्ट दिखाई देती है। यही कारण है कि रेलवे के सिग्नल का जो प्रकाश होता है वो लाल होता है। कि कोई भी बड़ा बड़ा टावर होता है ना, सबसे ऊपर में लाइट लगाया होता है, वो लाल ही दिखाई देता है कि नहीं। जो देखिएगा एरोप्लेन हो, चाहे हवाई जहाज हो, हेलीकॉप्टर, कुछ भी ऐसा वाहन देखिएगा, वो उसमें भी लाल प्रकाश का ही उपयोग किया जाता है, ताकि वो दूर से भी लाल किरण जो है स्पष्ट दिखाई दे दे और खतरा ना हो सके, है कि नहीं, खतरा टल जाए। अब आइए दोस्तों, ये चैप्टर जो अभी आपको है फिजिक्स का, विद्युत धारा में आपको लेकर आते हैं। विद्युत धारा तो आप सब समझते हैं कि ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें फिजिक्स में जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, चाहे ऑब्जेक्टिव हो 2 मार्क्स 6 मार्क्स, उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है कि विद्युत धारा से देखने को मिलते हैं और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से देखने को मिलते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि विद्युत धारा से जितने भी क्वेश्चन आपको मटेरियल में दिए गए हैं ना, एक बार निश्चित रूप से आप उसका एक शॉर्ट रिवीजन कर लीजिएगा। एमीटर और वोल्टमीटर क्या है, तो एमीटर से विद्युत धारा की माप होती है ना। विद्युत धारा जिसको आई से सूचित करते हैं,
I बराबर QIT होता है कि नहीं, जिसका SI मात्रक एम्पियर होता है, जिसे A से सूचित करते हैं। और विद्युत धारा को जिस यंत्र द्वारा मापा जाता है उसे क्या कहते हैं, एमीटर कहते हैं। एमीटर का स्केल A में अंकित होता है और एमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किसी धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत विभव को V से सूचित किया जाता है, इसका SI मात्रक वोल्ट होता है। वोल्ट को जिस यंत्र द्वारा मापा जाता है उसे वोल्ट मीटर कहते हैं। वोल्ट को जिस यंत्र द्वारा मापा जाता है उसे वोल्ट मीटर कहते हैं। वोल्ट मीटर का स्केल को V से जो है कि अंकित होता है और परिपथ में वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। परिपथ में वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं, समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। अब आइए मेरे बच्चों, मैंने आपको बोला है कि चालक तार का प्रतिरोध, किसी चालक तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करती है, किसी चालक तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करती है। ये भी क्वेश्चन बहुत टॉप लेवल का बोर्ड मॉडल है। श्रेणी क्रम समूहन, समानांतर क्रम समूहन का अंतर भी देख लीजिए। और श्रेणी क्रम समूहन से आपको जो प्राप्त होता है RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, कुछ भी इस तरीके से। और समानांतर क्रम से जो प्राप्त होता है 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन। ये सारे क्वेश्चन जो है ना आपका, ये भी सत्यापन आपको जो है कि मिला है। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। श्रेणी क्रम समूहन क्या है और इसका गणितीय सूत्र क्या है, तो गणितीय सूत्र RS बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। समानांतर क्रम समूहन क्या है और इसका गणितीय सूत्र क्या है, तो 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब आइए दोस्तों, इसी के साथ मैं आप लोग को लेकर आता हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप लोग देख रहे हैं, जूल के उष्मीय नियम, जूल के उष्मीय नियम की ओर। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि जूल का उष्मीय नियम को एक बार टच कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा, विद्युत शक्ति किसे कहते हैं ये समझ लीजिए। विद्युत शक्ति का SI मात्रक होता है वाट। वाट को सूचित करते हैं W से। और इससे संबंधित जितने भी सूत्र है ना उसको एक बार देख लीजिएगा। इसमें पूछ देता है 1 किलोवाट, 1 किलोवाट बराबर क्या होगा, तो 1000 वाट। किलो में तो जानते ही ना, किलो में 1000 वैल्यू होगी, 1000 वाट। 1 हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर बराबर क्या होगा, 746 है ना, 746 वाट। तो इस तरीके से आपको बताते हैं, किलोवाट से बता दिए। मेगावाट में रहेगा तो 10 टू द पावर, जैसे ये 10 टू द पावर 3 हो गया, 10 टू द पावर 3 वाट। 1000 वाट मतलब 10 टू द पावर 3 वाट। 1 मेगावाट बराबर तो किलो मेगा जीगा टेरा पेटा एक्सा, किलो मेगा जीगा टेरा पेटा एक्सा। ये आप इस पैटर्न से आपको मैंने समझाया था और इस चीज को आप याद करके, किलो है तो 10 टू द पावर 3, मेगा रहेगा तो 10 टू द पावर 6 वाट, जीगा रहेगा 1 गीगावाट तो क्या बोलोगे, 10 टू द पावर 9 वाट, 10 टू द पावर 9 वाट। एनी प्रॉब्लम, किलो मेगा जीगा। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग जो है कि जवाब दे सकते हैं। विद्युत इस्त्री या हीटर में किसका उपयोग किया जाता है, नाइक्रोम के तार का उपयोग किया जाता है। नाइक्रोम कौन धातु है, मिश्र धातु है, जिसकी प्रतिरोधकता क्या होती है, अत्यधिक उच्च होती है और गलनांक भी अत्यधिक ऊंची होता है, जिसके कारण अधिक से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित करने पर भी यह गलती नहीं है बल्कि गर्म होकर उष्मा उत्पन्न करती है। यही कारण है कि विद्युत इस्त्री में या विद्युत हीटर में नाइक्रोम के तार का उपयोग किया जाता है, नाइक्रोम के तार का उपयोग किया जाता है। विद्युत बल्ब से संबंधित क्वेश्चन निश्चित रूप से देखने को मिलता है बंधु। विद्युत बल्ब के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप दिमाग में रखेंगे। विद्युत बल्ब में कौन सा गैस भरा होता है, नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन कैसा गैस है, निष्क्रिय गैस। आपको मैं बता दूं कि खाने वाला जो कुरकुरे है, लेज है या कोई भी ऐसा भोजन जिसमें गैस भरा होता है ना, उस सब में नाइट्रोजन गैस ही भरा रहता है बंधु। उस सब में कौन गैस भरा होता है, नाइट्रोजन गैस भरा रहता है। तो मैं एक बताया क्या कि विद्युत बल्ब में नाइट्रोजन गैस भरी होती है। दूसरा, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन एक
एक मिश्र धातु है जिसकी प्रतिरोधकता कम होती है और गलनांक अत्यधिक उच्च होता है, लगभग 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। यदि 2200-2500 डिग्री सेल्सियस तक विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो वो गलेगी नहीं, बल्कि गर्म होकर वो अत्यधिक प्रकाश उत्पन्न करेगी। बात समझ में आ रही है दोस्तों? एकदम क्लियर है ना? तो अब आ जाइए, इसीलिए विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन धातु का बना होता है। पूछ देगा विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? टंगस्टन धातु का। टंगस्टन धातु की प्रतिरोधकता होती है, याद रखें, किसको टिक मारेंगे? जिसका प्रतिरोधकता कम होगी और गलनांक उच्च होगा। बोल देगा कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? तो विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी होती है। विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस के रूप में कौन गैस भरी होती है? तो निष्क्रिय गैस के रूप में नाइट्रोजन गैस भरी होती है। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? अब पूछ देगा प्रतिरोध से संबंधित विद्युत धारा के प्रवाह में उत्पन्न होने वाले अवरोध को प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध को सूचित करते हैं आर से प्रतिरोध को सूचित किया जाता है, जिसका एसआई मात्रक ओम होता है। और ओम को सूचित किया जाता है, ओम को सूचित किया जाता है ओमेगा से। ओम को सूचित किया जाता है ओमेगा से। अब आ जाइए, प्रतिरोध के मान को मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टेंस दैट इज नोन एज रेजिस्टिविटी, यानी प्रतिरोध के मान को, मैग्नीट्यूड को क्या कहते हैं? प्रतिरोधकता कहते हैं। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है, जिसको सूचित किया जाता है ओमेगा मीटर से। जिसको सूचित किया जाता है बच्चों किससे? ओमेगा मीटर से। ये सब टॉप लेवल के बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। प्रतिरोध का जो है श्रेणी क्रम में गणितीय मान है आर एस बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 Rn, है ना? वही समानांतर क्रम समूहन में प्रतिरोध का मान, गणितीय मान क्या हो जाएगा? 1/RT इज इक्वल टू द 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट 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 1/Rn। दोस्तों, तो इसी के साथ प्रतिरोध के और भी कई फॉर्मूले हैं, गणितीय मान है, जो कि आपको जो है कि आप बताया गया है, एक बार उसको देख लीजिएगा। ठीक है? अब आइए, रिवीजन ही हो रहा है, हम आपको अभी कुछ पढ़ा नहीं रहे हैं, बस आपको एक बार फोकस करने के लिए बोल रहे हैं। विद्युत फ्यूज से संबंधित क्वेश्चन आपको पूछ देता है। अतिभारण या लघु पथन के समय विद्युत धारा का मान अचानक बढ़ या घट जाता है, जिसको बचाने के लिए जो है उसमें जो भी उपकरण लगे हो, इसको जलने से बचाने के लिए फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है। आजकल फ्यूज तार के जगह पे एमसीबी का उपयोग किया जाता है दोस्तों। ठीक ना? अब आ जाइए, फ्यूज तार की जो क्षमता होती है वो 5 एम्पियर की होती है, होनी चाहिए। बात समझे कि नहीं? फ्यूज तार की क्षमता कितने एम्पियर की लगाई जाती है? 5 एम्पियर की। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, इसलिए आपको मैंने बता दिया है दोस्तों। अब आइए, विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस तो हम आपको बता दी है। कौन गैस भरी होती है विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस के रूप में? तो नाइट्रोजन। कौन सी गैस दोस्तों? नाइट्रोजन गैस भरी होती है विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस के रूप में। ठीक ना? नाइट्रोजन गैस। अब आइए दोस्तों, तो एक तो ये हो गया, है कि नहीं? विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस के रूप में कौन गैस भरी होती है? नाइट्रोजन, N2 नाइट्रोजन, जिसकी परमाणु संख्या 7 है और जिसका संकेत है N, है ना? विद्युत तापन अवयव एक बार देख सकते हैं, क्योंकि ये विद्युत तापन अवयव, जैसे कि विद्युत बल्ब, विद्युत हीटर या इस्त्री में जो नाइक्रोम लगे होते हैं ना, वो नाइक्रोम कहलाता है तापन अवयव। वो शुद्ध धातु के न बनकर वो मिश्र धातु के ही उसके उपयोग किए जाते हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है क्यों? तो चूंकि शुद्ध धातु की जो प्रतिरोधकता और गलनांक होती है वो निम्न होती है, अत्यधिक विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वो आसानी से गल जाएगी, जबकि मिश्र धातु की प्रतिरोधकता और गलनांक, खास के नाइक्रोम की, दोनों की उच्च होती है। दोनों प्रतिरोधकता भी और गलनांक भी दोनों ही अत्यधिक उच्च होती है, जिसके कारण अत्यधिक विद्युत धारा प्रवाहित करने पर भी वह गलती नहीं है, बल्कि गर्म होकर अत्यधिक उष्मा उत्पन्न करती है। इसीलिए तापन युक्ति में, यानी ताप देने वाली युक्ति में, तापन युक्तियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के नहीं बनाए जाते हैं। किस धातु के बनाए जाते हैं? तो मिश्र धातु के बनाए जाते हैं। इसी प्रकार विद्युत तापन युक्तियों के सिद्धांत समझ लीजिएगा। समानांतर क्रम समूहन आप एक बार फोकस करने के लिए बोल ही दिए। विद्युत धारा, विभवांतर, प्रतिरोध, इस सब की डिफिनीशन, एसआई
मात्रक, संकेत, ये सबको एक बार जो है कि फोकस कर लेना, ठीक ना। अब आ जाइए विद्युत धारा की प्रबलता को फोकस कर लीजिएगा। देखिए इससे संबंधित ना एक आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन निश्चित तौर पे देखने को मिलेगा, लेकिन एक न्यूमेरिकल निश्चित तौर पे आप देख लीजिएगा। दर्पण से आप आ जाइए, पहले चैप्टर से आपको दर्पण का एक न्यूमेरिकल आ सकता है, निश्चित तौर पे आवर्धन का एक न्यूमेरिकल आ सकता है। लेंस में आइएगा तो लेंस सूत्र से, अपवर्तनांक से, और सबसे महत्वपूर्ण लेंस की क्षमता P बराबर 1/f से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिल सकता है आपके एग्जाम में। न्यूमेरिकल को इस तरीके से ले लीजिए। और हाँ, विद्युत धारा से प्रतिरोध, ये सारे चीजों पर हमने आपको एक विस्तार से न्यूमेरिकल पर काम किया है, विस्तार से न्यूमेरिकल पे काम किया। आप उस न्यूमेरिकल को एक बार रिवीजन करके कल के एग्जाम में जाइएगा, ठीक है। अब आइए आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, मैंने आपको बोला था प्रतिरोधों का समूहीकरण। समूहीकरण मतलब क्या? समूह में लाना, है कि नहीं। तो समूह में लाना क्या है? तो एक श्रेणी क्रम से समूह में ला सकते, एक समानांतर क्रम से। और श्रेणी क्रम समूह ना समानांतर क्रम समूह दोनों पढ़ चुके हैं। और इस बार के लिए जो आपको 6 नंबर के लिए हेड लिस्टेड क्वेश्चन है वो है ओम का नियम। ओम का नियम, ओम का नियम में हमने आपको क्या बताया था? अचर ताप पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का प्राबल्य, यानी कि विद्युत धारा का प्राबल्य, दैट मींस आई। विद्युत धारा का प्राबल्य चालक के दोनों सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है। तो इस प्रकार से विद्युत धारा के विभवांतर के समानुपाती होगा तो गणितीय मान क्या निकलेगा? आई प्रोपोर्शनल भी। तो जब आई प्रोपोर्शनल भी, तो भी प्रोपोर्शनल भी क्या होगा? आई। और जब प्रोपोर्शनल का वैल्यू को हम हटाएंगे तो क्या होगा? जैसे कि मान लीजिए कि अरेंज मैरिज में क्या होगा कि लड़की वाला गया लड़का वाला के पास, लड़का वाला आया लड़की वाला के पास, दोनों जब एक दूसरे से जो है कि देखा सुनी वाला प्रोसेस देख लिया तो क्या कहेगा? लड़की वाला कहेगा लड़का वाला को कि समझी लाइन क्लियर कीजिए। तो कि क्या अपने आप लाइन क्लियर? लड़का वाला ऐसे लाइन कैसे क्लियर करेंगे? कुछ दान दहेज भैया बढ़ाइए। तो दान दहेज के रूप में यहां क्या दिया गया है? प्रतिरोध नियतांक। ये क्या दिया गया है? प्रतिरोध नियतांक। यानी ओम के नियम में भी बराबर क्या होता है? आर इंटू आई। और इसी से एक आर बराबर क्या निकलेगा? तो भी बट्टे आई। और इसी से आई बराबर क्या निकलेगा? आई बराबर भी बट्टे आर, है कि नहीं। तो ओम के नियम का जो गणितीय मान है वो होता है भी बराबर आर इंटू आई, आर बराबर भी बट्टे आई, और आई बराबर भी बट्टे आर। ये है ओम के नियम का गणितीय सूत्र, ओम के नियम का गणितीय मान, जिसमें ओम के नियम में किसका मान अचर होता है? तो ताप का। बाप का नहीं याद कीजिएगा, ठीक ना, ताप का, है कि नहीं। दूसरा, ओम के नियम में किसका मान नियतांक होता है? तो प्रतिरोध का। नियतांक किसका मान होगा? प्रतिरोध का। और ओम के नियम का गणितीय सूत्र क्या है? तो भी बराबर आर इंटू आई, आर बराबर भी बट्टे आई, और आई बराबर भी बट्टे आर। ये है गणितीय मान। मतलब मैंने आपको ओम के नियम से संबंधित ऑब्जेक्टिव और 2 मार्क्स का क्वेश्चन क्लियर किया है। इसका सत्यापन भी हम कर चुके हैं, आप एक बार बढ़िया से देख कर जाइएगा। ये आपको जो है कि बहुत टॉप लेवल के क्वेश्चन है। ओम का नियम, डायनेमो, विद्युत मोटर, दर्पण सूत्र, लेंस सूत्र, इस 5 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन फर्स्ट सिटिंग में और 2 क्वेश्चन सेकंड सिटिंग में, या कोई एक क्वेश्चन आपको निश्चित तौर पर टकरा जाएगा फर्स्ट सिटिंग में और एक क्वेश्चन निश्चित तौर पर टकरा जाएगा सेकंड सिटिंग में। तो इस तरीके से आप लोग जाइए, 6 नंबर का क्वेश्चन लिखने के लिए तैयार रहिए, है कि नहीं। अब मैं आप लोग को लेकर आता हूं दोस्तों, है कि नहीं। अब आप लोग को लेकर आता हूं इससे आगे ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के स्रोत से भी कभी कभी ना 6 नंबर के क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं, याद रखिएगा। और इसे 2 नंबर और ऑब्जेक्टिव के लिए तो बहुत ही खास है। ऊर्जा के स्रोत क्या है? तो ऊर्जा भिन्न भिन्न रूपों में पाए जाते हैं, किंतु कुछ स्रोत से जो प्राप्त है ऊर्जा है जिसका उपयोग हम लोग कर पाते हैं। जैसे भोजन पकाने के लिए विद्युत ऊर्जा का उपयोग करते हैं, वाहनों को चलाने के लिए आजकल सेल या बैटरी से ज्यादातर चल रहा है, पेट्रोल से चल रहा है, डीजल से चल रहा है, यानी रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करते हैं, है कि नहीं। तो जो खास स्रोत से प्राप्त है ऊर्जा उसका उपयोग कर पाते हैं, किंतु प्रत्येक स्रोत से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग नहीं कर पाते। ये ऊर्जा के स्रोत से संबंधित क्वेश्चन है। हरित गृह प्रभाव, गर्मी के दिनों में
जो पृथ्वी की सतह है वो गर्म होकर दीर्घ तरंग दैर्ध्य की विकिरण उत्सर्जित करती है, जो वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड से टकरा के एक गर्म चदरे की भांति परत का निर्माण कर देती है, जिसके कारण सूर्यास्त के बाद भी गर्मी बिल्कुल कम नहीं होती है, वो धीरे धीरे कम होती है, जिस प्रभाव को हरित गृह प्रभाव कहते हैं, जिस प्रभाव को हरित गृह प्रभाव कहते हैं। अब आइए जल विद्युत के लाभ को समझ लीजिए। जल विद्युत के लाभ में टिहरी बांध को जरूर टारगेट लीजिएगा। टिहरी बांध जो उत्तराखंड राज्य में है, टिहरी गढ़वाल जिले में है कि नहीं, टिहरी गढ़वाल जिले में सबसे ऊंची बांध है। किसके लिए बनाया गया है, तो विद्युत उत्पादन के लिए बनाया गया बांध है। इससे सिंचाई के लिए जल भी मिल जाती है और दिल्ली जैसे महानगरों में जल की आपूर्ति भी जहां से किया जाता है। तो बच्चों टिहरी बांध जो है ना जल विद्युत से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन में से एक है ना। इसको आप लोग निश्चित रूप से देख कर जाइएगा। ये सब क्वेश्चन आपको बहुत पूछेगा। सोलर कुकर से संबंधित, सोलर कुकर में कौन से दर्पण लगे होते हैं, अवतल दर्पण, बायोगैस यानी कि जीव द्रव्यमान, ये सबसे संबंधित ना आपसे पूछे जाएंगे। बायोगैस में यानी कि गोबर गैस में सबसे मुख्य घटक के रूप में कौन है, तो मीथेन। कौन है, मीथेन। और एलपीजी गैस में यानी कि प्राकृतिक गैस में जो मुख्य घटक है वो कौन है, ब्यूटेन। ये सब याद रखिएगा, है ना। आदर्श ईंधन, आदर्श ईंधन यानी प्राकृतिक जो ईंधन है, प्राकृतिक स्रोत से जो प्राकृतिक क्या कहते हैं ईंधन के रूप में बनते हैं, जिससे एलपीजी और सीएनजी बनते हैं, वो आदर्श ईंधन का रूप लेता है। जो यानी कि आदर्श ईंधन में हम लोग जो अपने घरों में रसोई गैस के रूप में जो जिसका इस्तेमाल करते हैं, जिस गैस का एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी कि जिसको हिंदी में द्रवित पेट्रोलियम गैस कहते हैं, जिसका मुख्य घटक है बच्चों ब्यूटेन, C4H10, C4H10 ब्यूटेन है। जबकि बायोगैस के मुख्य घटक कौन है, बायोगैस के या गोबर गैस के मुख्य घटक है मीथेन। क्या है दोस्तों, मीथेन। मीथेन यानी CH4, मीथेन यानी CH4। ओके गाइज, कोई दिक्कत है क्या? गोबर गैस, बायोगैस दोनों क्लियर हो गया। अब आ जाइए जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन के जो उदाहरण हैं क्या है, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। कोयला तो भी जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है, पेट्रोलियम भी है और प्राकृतिक गैस, जिस प्राकृतिक गैस से बनता है एलपीजी और सीएनजी। एलपीजी का उपयोग किसके रूप में किए जाते हैं, तो रसोई घरों में खाना बनाने वाले जो है कि खाना बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, जबकि सीएनजी का उपयोग वाहनों को चलाने में किए जाते हैं। किसको, वाहनों को चलाने में किए जाते हैं। तो इसी के साथ ये आपका जो है ना फिजिक्स में अगर आपको 6 चैप्टर पढ़ना और 6 चैप्टर का हमने जितना कंटेंट दिया है ना, उस कंटेंट को एक नजर केवल आप एग्जाम में जाने से 3-4 घंटे 5 घंटे पहले एक बार एक राउंड एकदम बुक की तरह देख के जाते हैं तो आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जो बात है क्लियर, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, एक भी क्वेश्चन, एक भी नंबर, यहां तक कि जितना क्वेश्चन फिजिक्स से पूछेगा, आपको तो बनाना 50% ही है, पर पूछेगा जितना वो पूरा का पूरा टकराएगा, उसमें से आपको छांटना है 50%। ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए आपके लिए अब फिजिक्स के बाद हम नंबर लाते हैं आपके बीच केमिस्ट्री का, अब बायो का। ठीक ना, तो आइए हमसे ऐसे ही जुड़िए, इसी वीडियो में हम एक साथ बताएंगे। चलिए उसी के साथ आ जाइए, अब केमिस्ट्री की ओर चलते हैं। केमिस्ट्री में सब्जेक्टिव क्वेश्चन या और सब्जेक्टिव से ही निकलने वाले बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको एक साथ हम क्लियर कर रहे हैं, जिसमें आपका पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। जो रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित आपको जो है कि उसकी विशेषता को देख लेनी चाहिए। रासायनिक समीकरण को एक बार क्या है उसको समझ लीजिए। समस्थानिक, समभारिक और समन्यूट्रॉनिक को भी एक नजर देख लीजिए। ठीक ना। विस्थापन अभिक्रिया, अभिक्रिया तो एक आपके एग्जाम में पूछ सकता है 2 नंबर में, है ना। चाहे वो क्या विस्थापन अभिक्रिया पूछे, रेडॉक्स अभिक्रिया पूछे, फोटो रासायनिक अभिक्रिया पूछे या अवक्षेपण अभिक्रिया पूछे, एक तो अभिक्रिया पूछेगा और एक कहेगा असंतुलित समीकरण दिया रहेगा, उसको कहेगा संतुलित करें। ठीक ना। निश्चित तरीके से इस चैप्टर से ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आइए बच्चों, तो इसी में हम आपको बता रहे हैं, आपको मैंने बता ही दिया है कि एक अभिक्रिया आपसे पूछा जा सकता है, यह है ऑक्सीकरण एवं अवकरण अभिक्रिया आपसे पूछ दे, है ना। संतुलित असंतुलित समीकरण, डिफिनीशन से ज्यादा महत्वपूर्ण असंतुलित समीकरण को संतुलित करने वाला निश्चित रूप से देखने को मिलता है।
अब आ जाइए दोस्तों, इसी के साथ हम आपको बताते हैं। देखिए केमिस्ट्री के क्वेश्चन है तो अलग अलग टाइप से आपके सामने आ जाएंगे, लेकिन मैं आपको जो मोटा मोटी मैं 100% आपको कंटेंट दे चुका हूं। जितना आपको सिलेबस में पढ़ना है, हम कोशिश मेरी यही थी कि जितना परसेंटेज आपको पढ़ना उससे भी ज़्यादा बढ़ चढ़ के हमने आपको सिलेबस को कवर किया है। अगर आप केवल उतना को भी कवर करके जाते हैं ना तो 200% की आप तैयारी कर चुके हैं, और आपको बनाना है 100%। बात समझे कि नहीं। अब आ जाइए, वैसे ही हम आपको आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, कोई ऐसा क्वेश्चन, नया क्वेश्चन आपको दिखाई दे एग्जाम की तैयारी के दौरान, नया क्वेश्चन ऐसा लगे कि हाँ ये पूछे हुआ है कोई साल, चाहे कोई बोल दे कि हाँ ये क्वेश्चन पूछ सकता है, अगर आप उसको नहीं पढ़े हैं ना तो उसको आप देखिएगा भी नहीं। क्यों भाई? क्योंकि आपको वो एक झलक में तो याद नहीं होगा, और उसके कारण आपके माइंड पर उसका बहुत बुरा असर पड़ जाएगा। जो तैयारी है उस तैयारी में भी आपको देखने, और इस समय में जो 4-5 एग्जाम हो गए हैं आपके, है ना, 4 एग्जाम हो गए हैं आपके, और उसके बाद भी बहुत सारे अंदर की लापरवाही को देखते हुए बच्चे के मन में लापरवाही आ जाती है। नहीं, अंत तक आप अगर अच्छे मेहनत करते हैं ना, अंत तक आप अपने एग्जाम को अच्छे तरीके से पूरा कंफर्म होके, डिटरमाइन होके, सीरियस तरीके से आप दे देते हैं तो यकीन मानिएगा आपका रिजल्ट बहुत बेहतर आएगा। आपके लिखने का तरीका, सटीकता पर भी आप ध्यान दे रहे हैं, एकदम सटीक कंटेंट आप यूज कर रहे हैं तो रिजल्ट, बड़ा रिजल्ट आ सकता है। बात समझे कि नहीं। तो इसीलिए मैं आपको बताऊं कि एक चैप्टर है आपका केमिस्ट्री में, जो कि दूसरा चैप्टर है अम्ल भस्म तथा लवण। अम्ल भस्म तथा लवण, इस चैप्टर से संबंधित भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत देखने को मिलता है, जिसमें आपको पढ़ना है सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि खाने वाला सोडा, सोडियम कार्बोनेट यानी धोबिया सोडा, है कि नहीं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, विरंजक चूर्ण जैसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब, इस सब टाइप के जो है कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब, जो कि 5 नंबर में भी पूछे जा सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी रहेंगे, और 2 नंबर में भी ये सब क्वेश्चन आपको जो है कि दिखाई देता है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस, आपको विरंजक चूर्ण, बेकिंग पाउडर, धोबिया सोडा, है ना, पीएच मान, याद रखिएगा पीएच मान से संबंधित एक एक क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा। किस पदार्थ में जो है कि कौन सा अम्ल पाया जाता है, संतरा में जैसे सिट्रिक अम्ल है, वो इमली में क्या है, दही में क्या है, सारे एक एक पदार्थ में हमने आपको कंटेंट दे चुका है। किस पदार्थ का पीएच मान कितना होता है, जैसे शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, वैसे ही हर पदार्थ का अलग अलग पीएच मान है, वो सबको याद कर लीजिएगा। लिटमस पत्र वाला भी क्वेश्चन याद कर लीजिएगा कि अगर कोई लिटमस पत्र नीला है, उसको किस पदार्थ में डालेंगे तो वो लाल हो जाएगा, तो अम्ल में डालेंगे तो वो लाल हो जाएगा। कोई लिटमस पत्र अगर लाल है, किस पदार्थ में डालने से वो नीला हो जाएगा, तो किस में डालने से नीला हो जाएगा, भस्म या क्षार में, है कि नहीं। तो इससे संबंधित आपको एक क्वेश्चन निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। दोस्तों एक क्वेश्चन है कि क्या आप डिटर्जेंट का उपयोग करके बता सकते हैं कि कोई जल कठोर है या मृदु है। भाई ये डिटर्जेंट का काम ही नहीं है कि कठोर जल और मृदु जल बताना, उसका काम सफाई करना होता है। आप सर्फ का यूज करते हैं या साबुन का यूज करते हैं, मतलब उसको डिटर्जेंट कहते हैं, और वो पानी के बारे में गुणवत्ता नहीं बताती है, वो सफाई की क्वालिटी को दर्शाता है, ठीक ना। यानी कि हम नहीं बता सकते हैं कि कौन जल कठोर है, कौन जल मृदु है। अगर इस तरीके से जो है कि हमको गुमराह करना चाहते हो तो मत करो भाई, आप बोल सकते हो, है ना। तो अब आइए दोस्तों, मैंने आपको बोला क्या कि धातु अधातु, एक टॉपिक आपकी बहुत इंपॉर्टेंट लाजवाब टॉपिक है, धातु अधातु, जिसका अंतर बहुत इंपॉर्टेंट है। निस्तापन और जारण एक क्रिया है, वो भी इंपॉर्टेंट है। धातु से संबंधित क्वेश्चन, अधातु से संबंधित क्वेश्चन, खास के अपवाद, जैसे कि वह कौन सा धातु है जो द्रव की अवस्था में पाया जाता है, तब मरकरी या पारा, है कि नहीं। वह कौन सा धातु है, वह कौन कौन सा धातु है जिसको चाकू से भी काट सकते हैं, तो सोडियम, लिथियम Li3, सोडियम Na11, पोटेशियम कैलियम K19, ये 3 ऐसे धातु है जिसको चाकू से भी काट सकते हैं। वह कौन सा धातु है जिसको किरोसिन तेल में डुबा के रखते हैं, तो सोडियम को। वह कौन सा धातु है जो कमरे के ताप पर स्वतः जलना प्रारंभ कर देती है, तो सोडियम। यानी कि पूछ देगा कि सोडियम को किरोसिन तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है, तो चूंकि सोडियम एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर स्वतः जलना
जलना प्रारंभ कर देती है। उसे जलने से बचाने के लिए सोडियम को केरोसिन तेल में डुबाकर यानी मटिया तेल में डुबाकर रखा जाता है। ठीक ना दोस्तों, तो इस तरीके से अपवाद पूछ देता है कि वह कौन सा अधातु है जो विद्युत धारा के सुचालक होते हैं। वह सारा अधातु तो विद्युत धारा के कुचालक है, लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है ना जो विद्युत धारा के सुचालक है, जिसका उपयोग पेंसिल में आप लोग करते हैं लिखने में, है कि नहीं। अब आ जाइए कार्बन तथा इसके यौगिक में आपको जितने नोमेनक्लेचर पढ़ाए थे, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, है ना, ये सारे नोमेनक्लेचर फंक्शनल ग्रुप इस सबको एक बार देख लीजिएगा। अल्केन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनता है, जिसका जनरल फार्मूला है, सामान्य सूत्र है CnH2n+2। अल्कीन जिसमें किसी दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बनता है, जिसका सामान्य सूत्र है CnH2n। अल्काइन जिसमें किसी दो कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड बनता है, जिसका सामान्य सूत्र है CnH2n-2। तो मेरे बच्चों, इससे संबंधित भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसमें 10-10 आपको हमने मेथेन, अल्केन से बना मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, इस तरीके से मैंने आपको सबका नोमेनक्लेचर बताया। अल्केन पे भी, अल्कीन पे भी, अल्काइन पे भी, है कि नहीं। अब मैं आपको फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताऊं तो फंक्शनल ग्रुप में भी हमने आपको बताया था हेलाइड के बारे में, क्लोराइड, ब्रोमाइड, फ्लोराइड, आयोडाइड। इसी में बताया था कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, सिंगल क्रियाशील मूलक COH, एमीन, सिंगल क्रियाशील मूलक NH2। इसी तरीके से हमने जितने भी फंक्शनल ग्रुप बताए हैं, सारे फंक्शनल ग्रुप का संकेत के साथ, क्रियाशील मूलक के साथ, उसके सफिक्स या प्रीफिक्स नेम के साथ आप उसको याद कर लेंगे। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या होता है नेम, सफिक्स नेम के रूप में, तो क्या बोलोगे? ओइक एसिड। क्या बोलोगे? ओइक एसिड। सफिक्स नेम है ओइक एसिड, है कि नहीं। और उसी के साथ अल्डिहाइड का, कीटोन का, कार्बोक्सिलिक एसिड का, ये सब का एक बार आप जो है कि क्विक रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। नोमेनक्लेचर से ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक ना। अब उसी में आपको हमने साबुन कैसे बनाया जाता है, साबुन के बनाने का तरीका, अपमार्जक का तरीका, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये सारा कंटेंट आपको मिला हुआ है। इस सबको एक बार आपको एक झलक में देख के खत्म करने की जरूरत है, मतलब उसको बार बार रिपीट नहीं, एक झलक में, वन शॉट में काम फाइनल। बेंजीन का, बहन जी याद होगा मैंने आपको बताया था, बेंजीन का अनुसूत्र क्या होता है? C6H6। बेंजीन का अनुसूत्र क्या है? C6H6। ये है बेंजीन का अनुसूत्र, याद रखिएगा। इसका संरचना भी हम आपको बता चुके हैं। इसीलिए अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, क्रियाशील मूलक, इस सभी का क्या करना है? कार्बनिक यौगिक को एक बार देख लीजिएगा। समजातीय श्रेणी आपको हमने बता दिया, देख के जाइएगा। समावयवता, साबुन और अपमार्जक में अंतर, ये सारे टॉपिक ना बोर्ड के लिए बहुत बड़ा रामबाण है दोस्तों, है कि नहीं। अब आइए तत्वों की आवर्ती वर्गीकरण को एक बार निश्चित रूप से इस चैप्टर से समझिए। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम पूछ देगा। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम किससे संबंधित था? तो न्यूलैंड्स का अष्टक नियम संगीत के स्वर से संबंधित था, है कि नहीं। इसका न्यूलैंड्स का अष्टक नियम, मंडलीव की आवर्त सारणी किसके आवर्त फलन थे? तो परमाणु द्रव्यमान के। आधुनिक आवर्त सारणी किसके आवर्त फलन थे? तो परमाणु संख्या के। तो ये क्या है, और इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको जो है कि देखने को मिलेगा। आवर्त सारणी क्या है, ये कितने प्रकार के होते? तो 2 प्रकार के, पहला वर्ग या समूह, और दूसरा क्या है? पहला वर्ग, दूसरा क्या? वर्ग को ही क्या कहते हैं? समूह। वर्ग या आवर्त सारणी कितने प्रकार के दोस्तों? 2 प्रकार के, पहला आवर्त और दूसरा वर्ग या समूह। आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है? 7। और आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? तो 18। आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी? तो 7। और आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? तो 18। इस चीज को आप दिमाग में रख लीजिए, अभी सेव करके। मेंडलीव की आवर्त सारणी हो, चाहे आधुनिक आवर्त सारणी हो, चाहे न्यूलैंड्स की आवर्त सारणी हो, चाहे सीधा आवर्त सारणी हो। और हाँ दोस्तों, 1 से लेके 30 तक तत्वों के नाम,
तत्वों के नाम, 1 से लेके 30 तक तत्वों के नाम। दूसरा क्या दोस्तों, संकेत है कि नहीं, दूसरा क्या बोल रहे हैं, संकेत। और तीसरा क्या, परमाणु संख्या। तीसरा क्या हुआ, परमाणु संख्या। ये 3 चीज आप लोग 30 तक याद करके जाइएगा। 30 तक ही तो याद है ही, एक बार इसको भी देख लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव इसमें से निश्चित रूप से पूछता है, बोल देगा सोडियम का संकेत क्या है, 4 ऑप्शन में से Na सिलेक्ट करना रहेगा। बोल देगा कि सोडियम का इसमें से निम्न में से कौन सोडियम की परमाणु संख्या है, तो सोडियम की परमाणु संख्या 11 है। इस तरीके से 1 से 30 तक कोई भी तत्व दे सकता है, उसका परमाणु संख्या पूछ सकता है या उसका संकेत पूछ सकता है, या संकेत देख के संकेत दे देगा और पूछेगा उस तत्व का नाम ही पूछ सकता है आपसे। ऑब्जेक्टिव के लिए सतर्क रहिएगा, आपके लिए रामबाण का काम करेगा ऑब्जेक्टिव। 40 में 40 अगर आप जो बोधू से बोधू बच्चे हैं ना, जो कमजोर से कमजोर बच्चे हैं, एकदम नहीं पढ़ाई किए हैं, वो भी ऑब्जेक्टिव 40 में 40 उठा सकते हैं, वो भी बिंदास अपने दम पे उठा सकते हैं। बात समझे कि नहीं। और बात रहा सब्जेक्टिव 40 में 40 का, तो जितना मैं बता रहा हूं उसमें 80 में 80 टकरा सकता है। 80 नहीं टकराएगा तो 70 निश्चित रूप से टकराएगा, जिसमें आपको 40 नंबर ही बनाना है। 70 भी नहीं बनाना, 60 भी नहीं बनाना, उसमें भी आपको मात्र कितना % बनाना है, तो 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स के क्वेश्चन बनाने हैं। फिजिक्स में 2 नंबर के 4 क्वेश्चन, 6 नंबर के 1 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन 60। और उसके बाद केमिस्ट्री में 2 नंबर के 4 क्वेश्चन, 5 नंबर के 1 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन वो भी पूरा खत्म। अब बायोलॉजी में 2 नंबर के 4 क्वेश्चन और 5 नंबर के 1 क्वेश्चन, उसमें भी 5 क्लियर है बात। यानी कि इस तरीके से आप 15 क्वेश्चन सब्जेक्टिव में मात्र बनाने हैं, जो कि 40 नंबर के हैं। अगर ऐसा आप कर लेते हैं ना दोस्तों, तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। कल का एग्जाम जो है, यानी कि आपके साइंस का एग्जाम है, और साइंस में ऑब्जेक्टिव 40 बनाना है, सब्जेक्टिव भी 40 बनाना है, यानी 80 नंबर का कुल एग्जाम है। याद रखिएगा, इसमें टाइम का बहुत ध्यान देना है, क्योंकि आपको 2 घंटा 45 मिनट ही दिया जाएगा, 3.25 घंटा नहीं। आधा घंटा आपको कम दिया जाता है, क्योंकि 20 नंबर कम मार्क्स है ना। 20 नंबर का प्रैक्टिकल है, जो कि आपके एग्जाम का आपके स्कूल में हो चुका है। तो इसीलिए दोस्तों टाइम टेकन पर ध्यान देना। और इस प्रकार से आप एक और चैप्टर मैं केमिस्ट्री का बता देता हूं, प्राकृतिक संसाधन। एक बहुत ही सिंपल चैप्टर है, जो कि आपको एसएसटी में भी पढ़ चुके हैं, और क्लास 9th में भी आपने पढ़ा है प्राकृतिक संसाधन। चैप्टर 5 में लास्ट चैप्टर केमिस्ट्री क्लास 9th का यही है, और 10th में भी लास्ट चैप्टर में प्राकृतिक संसाधन, जिसमें प्रदूषण पे फोकस कर दीजिएगा, ऊर्जा के स्रोत, जीवाश्म ईंधन, जो कि पिछले चैप्टर में भी आप फिजिक्स के लास्ट चैप्टर में पढ़े हैं, है कि नहीं। और ऐसे 2 ऊर्जा के स्रोतों के नाम लिखे जिन्हें आप नवीकरणीय मानते हैं। तो नवीकरणीय क्या है, सूर्य का प्रकाश है, जल है, वायु है कि ये क्या है, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत है। क्या कोई दिक्कत है दोस्तों। तो इस तरीके से आप केमिस्ट्री में भी अच्छा मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। अब चलिए मैं आप लोग को लेकर चलता हूं बायो में। तो इसी के साथ दोस्तों मैं आपको बताऊं कि आपको जैव प्रक्रम यानी बायोलॉजी को भी एक बार बेहतर नजरिए से देख लेना चाहिए, क्योंकि इसमें 8 चैप्टर है और बड़े बेहतरीन चैप्टर सब हैं, जिससे आपको जो है कि बहुत सारे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्लियर इससे प्रत्येक चैप्टर से पूछे जाते हैं। जिसके टॉप बोर्ड मॉडल जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, मैं उस पर फोकस कर रहा हूँ। पहला चैप्टर आपका जैव प्रक्रम है, जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से संबंधित क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। पौधों में पोषण, प्रकाश संश्लेषण से जुड़े हुए जितने क्वेश्चन है ना, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी कि पेड़ पौधे जो भोजन बनाते हैं ना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से, इसका जो है कि हम आपको पूरा डिटेल नॉलेज दे दिए हैं। इसको एक बार ढंग से देख लीजिएगा, पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में, उसका सारांश बता रहा हूं, ध्यान देना। मैंने आपको बताया था कि हरे पेड़ पौधे अपने भोजन का निर्माण किस क्रिया द्वारा करते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, जिसके लिए आवश्यक घटक हैं निम्न में से कौन कौन। तो ए भूमि से जल, भूमिगत जल, दूसरा वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा सूर्य से प्रकाश, और चौथा इनमें से सभी। तो इनमें से सभी। अब आ जाइए कि ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है, तो पेड़ पौधों की पत्ती में होती है। प्रकाश संश्लेषी अंग किसे कहते हैं, तो पेड़ पौधों की पत्ती को कहते हैं। पौधों का रसोई घर किसे कहा जाता है, तो पौधों का रसोई घर किसे कहते हैं, पत्तियों को कहते हैं। अब आज ये क्वेश्चन पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषी अंग है
अंग है तो पत्ती, प्रकाश संश्लेषी अंगक है, अंगक कौन है, क्लोरोफिल या हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल कहिए, क्लोरोप्लास्ट कहिए या हरित लवक कहिए। प्रकाश संश्लेषी अंग है तो ऑप्शन देगा ए जड़, बी तना, सी पत्ती, डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या बोलेंगे, पत्ती, अंग पत्ती। और अंगक प्रकाश संश्लेषी अंगक है तो क्या बोलोगे, क्लोरोफिल। ऑप्शन में क्लोरोफिल हो या क्लोरोप्लास्ट हो या हरित लवक हो, ये एक ही है, ठीक ना। अब आ जाइए दोस्तों, इससे संबंधित क्वेश्चन रहेगा ही। प्राणी संपोषण को देख लीजिएगा। प्राणी संपोषण के 5 चरण है, अंतग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, बहिष्करण। ये 5 चरण को देख लीजिएगा। अमीबा क्या करता है, तो अमीबा अलैंगिक जनन की क्रिया करता है। अलैंगिक जनन की क्रिया कौन सी, अलैंगिक जनन की क्रिया, तो अलैंगिक जनन में द्विखंडन की क्रिया या द्विविभाजन की क्रिया करता है, ठीक ना। और ये अपने कुटपाथ की सहायता से भोजन ग्रहण करती है और बचा हुआ भोजन से भोजन रसधानी का निर्माण करती है। इसका भी मैं आपको टोटल डिटेल नॉलेज दे चुका हूं, ठीक ना। अब आइए दोस्तों, तो इसी के साथ मैं आपको लेकर आगे की ओर बढ़ता हूं। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से संबंधित तो मैं आपको बोल ही चुका हूं भाई। अब आगे की ओर मैं आ रहा हूं। वाष्पोत्सर्जन, यानी कि पहले ही चैप्टर से जो क्वेश्चन है, एक वाष्पोत्सर्जन और वाष्पोत्सर्जन से संबंधित जो क्वेश्चन हम हमें, हाँ एक बात, इसमें एक क्वेश्चन आपको मनुष्य के पाचन तंत्र का स्वच्छ नामांकन चित्र, सुनिए, स्वच्छ नामांकन चित्र में एक फोकस कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। पहले चैप्टर से पाचन तंत्र का स्वच्छ नामांकन चित्र, दूसरे से मनुष्य के श्वसन तंत्र का स्वच्छ नामांकन चित्र, तीसरे चैप्टर से आपको मैं बताऊं कि आपको परिवहन है ना, तो परिवहन से आपको पूछ देगा। कोई तीसरा चैप्टर से आपको पूछ सकता है मानव हृदय का स्वच्छ नामांकन चित्र। चौथा चैप्टर आपका जो है, उससे भी आपको जो है कि पूछने के लिए पूछ सकता है, या मनुष्य के परिवहन चैप्टर है ना, तो मानव हृदय हो जाएगा, ठीक ना। तो इस प्रकार से 5वां चैप्टर से मानव मस्तिष्क, मुख्य तौर पर पाचन तंत्र, पहला पाचन तंत्र, दूसरा क्या कहते हैं श्वसन तंत्र, मानव श्वसन तंत्र, तीसरा मानव हृदय, चौथा मानव मस्तिष्क, और 5वां आ जाइए, 5वां मनुष्य का नर जनन अंग का स्वच्छ नामांकन चित्र, छठा मनुष्य के मादा जनन अंग का स्वच्छ नामांकन चित्र, 7वां अनुदैर्ध्य काट का स्वच्छ नामांकन चित्र, और 8वां क्या पौधों में निषेचन की क्रिया का स्वच्छ नामांकन चित्र। दोस्तों कभी कभी ना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से संबंधित भी जो है कि स्वच्छ नामांकन चित्र के साथ उसका एक्सप्लेनेशन पूछ देता है, तो उसको भी इग्नोर बिल्कुल नहीं कीजिएगा। अमीबा का भी जो क्लियरेशन है ना, वो स्वच्छ नामांकन चित्र के साथ जो है कि कभी कभी पूछ देता है करने के लिए, तो इस चीज पर आप लोग ध्यान देंगे। एक बार आप देख लेंगे, फिर से एक बार देख लेंगे, पूरा का पूरा याद रहेगा, ठीक ना। तो अब आज ये दोस्तों मैं आपको लेकर आ रहा हूं किण्वन, है ना। पहले चैप्टर से किण्वन, श्वसन के चैप्टर से, दूसरे चैप्टर से किण्वन, श्वासोच्छ्वास, फेफड़ों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, और हाँ ये जो देख रहे हैं ना ऑक्सी या वायवीय श्वसन, अनॉक्सी अवायवीय श्वसन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछता है इससे, है ना। मछली, मच्छर, केचुआ मनुष्य के मुख्य श्वसन अंग, मछली का मुख्य श्वसन अंग क्या है, गिल्स, मनुष्य का फेफड़ा, उसके बाद केचुआ का श्वास नलिया, ट्रैकिया, इस तरीके से मच्छर का श्वास नलिया, ट्रैकिया, ये सबके मुख्य श्वसन अंग है जो एक निश्चित रूप से रहेगा। मनुष्य में श्वसन तंत्र का स्वच्छ नामांकन चित्र बनावे, मनुष्य में श्वसन तंत्र का स्वच्छ नामांकन चित्र बनावे, और इस प्रकार से इस श्वसन को आप कंप्लीट कर सकते हैं एग्जाम में जाने से पहले। याद रखिएगा, पहले हमने आपको बोल रखा है, जो भी हमसे ऑफलाइन क्लास से जुड़े हुए बच्चे हैं उनको मैंने बोल रखा है कि बाबू आप पहले जितने भी हमने आपको
पढ़ाए हैं कंटेंट फेयर के रूप में, उसको एक बार देख लीजिए। उसके बाद हमने आपको ऑब्जेक्टिव दिया है रामबाण, है ना, उसको एक बार फाइनली टच कर लीजिए। उसके बाद ये सुबह 3 बजे या रात में आप ये सारे चीजों को देखने के बाद इस वीडियो को देखिएगा। ये वीडियो लास्ट टच है आपका। वीडियो देखने के बाद जितने भी कंटेंट बोल रहा हूं ना, उसको एक बार देख लेने के बाद आपको अलग से देखने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। अब आइए दोस्तों, मैं आपको लेकर आता हूं तीसरे चैप्टर परिवहन में। तीसरे चैप्टर किसमें? परिवहन चैप्टर में आते हैं लेकर। परिवहन चैप्टर में दोस्तों क्या है? परिवहन चैप्टर में क्या है? जाइलम फ्लोएम से संबंधित क्वेश्चन पूछता है। वाष्पोत्सर्जन, लाल रक्त, श्वेत रक्त, प्लाज्मा, है ना, ये सब जो है ना रक्त से संबंधित क्वेश्चन है जो कि रहता है। मानव हृदय, वाष्पोत्सर्जन, रक्त, धमनी शिरा, मनुष्य में दोहरे रक्त का परिसंचरण, है ना, ये सारे क्वेश्चन जो है ना आपको जो है रक्त से संबंधित है, किससे? परिवहन से संबंधित क्वेश्चन है। तो ये सब चीज आप लोग एक बार मोटा मोटी देख लेंगे, जिसमें आपको मैं बताऊं जाइलम, जाइलम मृत कोशिका का बना होता है। पूछ देगा कि जाइलम किस कोशिका का बना है, तो मृत कोशिका का बना है। ये लंबी लंबी नलिका के रूप में होती है। पूछ देगा कि जाइलम के द्वारा हरे पेड़ पौधों में किसका परिवहन होता है, तो जल का परिवहन होता है। बात समझे कि नहीं? जल का परिवहन कहां से कहां तक होता है, तो जड़ से पत्तियों में होता है, जड़ से पत्तियों में होता है। वही फ्लोएम क्या है, तो फ्लोएम, फ्लोएम में खाद्य पदार्थों का परिवहन होता है। फ्लोएम में खाद्य पदार्थों का परिवहन होता है। ये खाद्य पदार्थों को जो है कि पत्तियों से चारों तरफ फैलाने का काम करती है। फ्लोएम जीवित कोशिकाओं का बना होता है। इसी से संबंधित आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कल बोर्ड के एग्जाम में। दोस्तों तो हम लेकर आते हैं आपको वन संरक्षण हेतु क्या क्या आवश्यक है। वन से संबंधित भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। मानव हृदय का स्वच्छ नामांकन चित्र, जी हाँ दोस्तों, मानव हृदय का स्वच्छ नामांकन चित्र एक बार जरूर देख ले। और मैं तो कहता हूं कि आप जब लॉन्ग टाइप क्वेश्चन बनावे ना, तो जिसमें आपको ज्यादा डिफिकल्ट लगे उसको आप पहले बना ले, ताकि आपको जो है ना उधर से आपका दिमाग जो है कि पूरी तरह से क्लीन रहे और फ्रेश माइंडसेट के साथ आप बनावे, ताकि कहीं भी आपसे कोई मिस्टेक ना हो, है कि नहीं। अब आइए दोस्तों, मैं आपको लेकर आ रहा हूं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, उत्सर्जन की ओर, जो कि आपके बायोलॉजी का चौथा चैप्टर है, जो कि आपके बायोलॉजी का दोस्तों चौथा चैप्टर है, जिसमें आपको पढ़ना उत्सर्जन क्या है, वृक्क नलिका या नेफ्रॉन से क्या समझते हैं, सचित्र वर्णन करें। हाँ दोस्तों, ये तो बोर्ड मॉडल स्पेशल है, ये आपके एग्जाम में बहुत पूछता है, वृक्क नलिका या नेफ्रॉन। दूसरा तंत्रिका तंत्र या न्यूरॉन, ये बहुत स्पेशल क्वेश्चन है जो कई सालों से छोड़ रखा है, कभी भी आके धप्पा बोल सकता है। उस समय याद आएगा पप्पा, इससे अच्छा है कि अब ये इसको तुम कर दो धप्पा, है कि नहीं। यानी कि वृक्क नलिका या नेफ्रॉन जो है पूरा का पूरा बोर्ड मॉडल स्पेशल क्वेश्चन है दोस्तों, जरूर देख लीजिएगा। वृक्क के कार्य, वृक्क का मुख्य कार्य क्या है, तो ये जल का फिल्ट्रेशन करती है। जल के फिल्ट्रेशन के द्वारा ये यहाँ मूत्र का निर्माण होता है और मूत्र का उत्सर्जन भी करती है। इसीलिए वृक्क को सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग कहा जाता है। वृक्क को सबसे महत्वपूर्ण कौन अंग कहा जाता है? उत्सर्जी अंग कहा जाता है। उसी में मूत्र की बनावट और मूत्र नलिका या नेफ्रॉन का सचित्र नामांकन चित्र। ठीक है दोस्तों, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट सब लेके आप अपना जो है कि फेयर के माध्यम से क्लियर कीजिएगा। 3 मार्च से हम हर टॉपिक पर आपको वीडियो बनाएंगे, वो भी स्पेशल तरीके से पूरा क्लियर नॉलेज के साथ। अभी तो मैं बोर्ड के लिए आपको क्या क्या पढ़ के जाना चाहिए उस सब पे फोकस कर रहा हूं, ताकि आप अपने कंटेंट के माध्यम से उस सब चीजों को देख ले। चाहे आप किसी भी जिला से है, किसी भी क्षेत्र से, किसी भी कस्बे से है, इस सब टॉपिक को देख के जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। खासकर निराला फैमिली के सारे बच्चों के पास इसका टोटल कंटेंट है, तो वो आपके लिए एक भी क्वेश्चन छूटने का तो सवाल नहीं पैदा होता। तो हमसे ऐसे जुड़ के आप अपना और अपने दोस्तों का, अपने परिवार के अन्य मेंबर का आप फ्यूचर जरूर सेव कर सकते हैं। और इस तरीके से हम आपको 5वां चैप्टर बायोलॉजी का आप लोग के साथ लेकर आ रहे हैं। चलिए, 5वां चैप्टर है क्या? नियंत्रण और समन्वय। नियंत्रण और समन्वय में क्वेश्चन आपको पढ़ना है, जीवों में नियंत्रण और समन्वय, पौधों में नियंत्रण और समन्वय, ठीक ना।
जीवों और पेड़ पौधों दोनों में आपको नियंत्रण और समन्वय जो है क्या किस प्रकार होती है, इसको आपको समझना है। और हाँ, नियंत्रण और समन्वय जीवों के शरीर में के नियंत्रण और समन्वय की क्रिया किसके द्वारा होती है? तो मानव के मस्तिष्क के द्वारा। याद रखिएगा, जीवों के शरीर के नियंत्रण और समन्वय की क्रिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण उत्तरदायी अंग कौन है? तो मानव मस्तिष्क है। मानव मस्तिष्क ही हमारे शरीर को कंट्रोल करती है। इसीलिए मनुष्य के मस्तिष्क का स्वच्छ नामांकन चित्र भी बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके कार्य भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तंत्रिका तंत्र या न्यूरॉन, तंत्रिका तंत्र या न्यूरॉन हमने बोला था वृक्क नलिका या नेफ्रॉन 4th चैप्टर में, और 5 में है तंत्रिका तंत्र या न्यूरॉन। ये स्वच्छ नामांकन चित्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड मॉडल स्पेशल है, 5 मार्क्स में पूछ दिए जाते हैं। ठीक ना दोस्तों, अब आइए आपको मैं लेकर आता हूं आपको बायोलॉजी के 6ठे चैप्टर जनन चैप्टर। ठीक ना, इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा ही रहता है। बायोलॉजी में 6ठे चैप्टर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नर युग्मक में पाए जाते हैं शुक्राणु, जिसका निर्माण किस में होता है? वृषण में, है कि नहीं? और मादा युग्मक के रूप में होते हैं अंडाणु, जिसका निर्माण कहाँ होता है? मादा के अंडाशय में। इसीलिए मादा युग्मक में का नाम पूछे तो शुक्राणु बोलिए, नर युग्मक का नाम पूछे तो शुक्राणु, मादा युग्मक का नाम पूछे तो क्या बोलेंगे? अंडाणु। बोल देगा कि नर युग्मक कौन है? तो शुक्राणु है। नर युग्मक कहाँ उपस्थित होता है? तो वृषण में। तो पूछ देगा नर का सबसे प्रमुख जनन अंग कौन है? तो वृषण। वैसे मादा में मादा युग्मक का नाम क्या है या मादा वीर्य का नाम क्या है? तो अंडाणु। अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है? अंडाशय में। मादा के सबसे प्रमुख जनन अंग कौन है? तो अंडाशय है। ठीक है ना, एक मादा में 2 अंडाशय पाए जाते हैं और एक नर में भी 2 वृषण पाए जाते हैं। फर्क इतना है कि नर में जो वृषण पाया जाता है वो वृषण एक साथ एक थैली रूपी रचना में होती है, जिसको वृषण कोश कहा जाता है। और मादा का जो अंडाशय है ना, वो उसके पेरू के दोनों साइड पाए जाते हैं, दाईं साइड भी और बाएं साइड भी। और वो एक फैलोपियन नलिका से जुड़ी होती है, यानी फैलोपियन ट्यूब से जुड़ी होती है, जिसको अंडवाहिनी कहते हैं। और वो अंडवाहिनी अंडाशय से कनेक्ट होते हुए गर्भाशय से मिल जाती है। किससे मिल जाती है? गर्भाशय से मिल जाती है। और जब ये शुक्राणु और अंडाणु दोनों आपस में मिलते हैं ना, तो ये मिलने की क्रिया बच्चों निषेचन कहलाती है। मिलने की, शुक्राणु और अंडाणु के संलग्न होने की क्रिया, मिलने की क्रिया निषेचन कहलाती है। अगर शुक्राणु और अंडाणु मादा जननांग के भीतर मिलती है तो उसको अंतःनिषेचन कहते हैं, और बाहर उसको मिलाया जाता है कृत्रिम विनिषेचन के माध्यम से, तो उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। इस प्रकार से आपको निषेचन से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलेगा, नर और मादा से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित, गर्भ का चिकित्सकीय समापन से संबंधित। और हाँ, हरे पेड़ पौधों में ये परागन की क्रिया बहुत महत्वपूर्ण है, जो बहुत पूछती है। पूछ देगा कि परागन क्या है? तो पराग कोश से परागकण का पुष्प के वर्तिकाग्र में पहुंचने की क्रिया परागन कहलाती है। अगर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र में पहुंचती तो स्वपरागन, दूसरे पुष्प के जो है वर्तिकाग्र में परागकण पहुंचती है तो परपरागन कहते हैं, है कि नहीं? तो इस प्रकार से पूछ देता है कि पुष्प में, जैसे कि आप देख रहे हो क्या, सरसों का फूल, तो क्या है? एक लिंगी है, वो एक लिंगी है, और उड़हुल क्या है? तो उभयलिंगी है। इस प्रकार से पुष्प में कौन एक लिंगी है, कौन उभयलिंगी है, बात समझे कि नहीं? ये बहुत पूछता है। पुष्प में जो मादा जनन अंग है वो स्त्री केसर कहलाता है, और पुष्प के जो नर जनन अंग है वो पुंकेसर कहलाता है। वो क्या कहलाता है? पुंकेसर। पुंकेसर 2 प्रकार के होते हैं, परागकोश और दूसरा तंतु। और इस प्रकार से मैं आपको बता दूं कि इस प्रकार से ये जो है बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है। इसी में आपको पढ़ना है क्या? तो इसी में परागन के बाद आ जाइए, पुंकेसर के बाद आ जाइए पुष्प के अनुदैर्ध्य काट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड मॉडल अनुदैर्ध्य काट का स्वच्छ नामांकन चित्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉप लेवल का क्वेश्चन है।
है कि नहीं। अब आ जाइए लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर आप देख लीजिएगा। नर जनन अंग का स्वच्छ नामांकन चित्र, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये टॉप लेवल का क्वेश्चन है बुआ, बोर्ड मॉडल। मादा जनन अंग का स्वच्छ नामांकन चित्र, टॉप लेवल का क्वेश्चन है, बोर्ड मॉडल। पुष्पी पौधों में निषेचन की क्रिया का स्वच्छ नामांकन चित्र, ये भी बउआ बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि आपको मैंने बोला 4 फिगर इसमें, पुष्प के अनुदैर्ध्य काट पहला नंबर, पुष्प में यानी कि पुष्पी पौधों में निषेचन की क्रिया का स्वच्छ नामांकन चित्र दूसरा फिगर, तीसरा नर जनन अंग का स्वच्छ नामांकन चित्र, और चौथा मादा जनन अंग का स्वच्छ नामांकन चित्र। अगर इतना आप लोग देख के जाते हैं तो आप सारे क्वेश्चन को आप जो है कि इस चैप्टर से संबंधित बनाकर आ सकते हैं। अब आइए दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि आनुवंशिकता, एक चैप्टर आप लोग के सामने आ रहा है, आनुवंशिकता। अब आनुवंशिकता क्या है दोस्तों, तो आनुवंशिकता मैं आपको बताया हूं, आनुवंशिकता क्या है, तो जनकों से उसके संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी युग्मकों के माध्यम से आने वाले गुण को आनुवंशिक गुण कहते हैं, आनुवंशिकता कहते हैं। आने वाले रोग को आनुवंशिक रोग कहते हैं। बात समझे कि नहीं। तो इसका जो है ना, सबसे पहले आनुवंशिकी गुण को जो लाए थे वो लाए थे ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल कौन थे भाई, तो ऑस्ट्रिया के भ्रून नामक स्थान के एक मठ के पादरी थे। ऑस्ट्रिया के भ्रून नामक स्थान के एक मठ के पादरी थे, जिन्होंने किस पौधों पर, मटर के पौधों पर, जिन्होंने किस पौधों पर, मटर के पौधों पर वह आनुवंशिकी की नींव डाली, आनुवंशिकी की नींव डाली। इसीलिए ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी के पिता कहते हैं, आनुवंशिकी के पिता कहते हैं। इससे पूछता है कि आनुवंशिकी के पिता किसे कहा जाता था, ग्रेगर जॉन मेंडल को। ग्रेगर जॉन मेंडल को क्या कहा जाता, तो आनुवंशिकी के पिता कहा जाता है। इसने किस पौधों पर आनुवंशिकी की नींव डाली, तो मटर के पौधों पर। किस पौधों पर, मटर के पौधों पर। इसी में मेंडल के स्वतंत्रता विन्यास, इन्होंने कुछ नियम भी दिए। ग्रेगर जॉन मेंडल, इसका शॉर्ट नेम है मेंडल। मेंडल ने स्वतंत्रता विन्यास के नियम दिए। मेंडल ने प्रथम नियम या पृथक्करण का नियम दिया। बात समझे कि नहीं, बहुत पूछता है, ये सब चीज को आप देख लीजिएगा। लिंग क्रोमोसोम, मैंने बताया था कि मनुष्य के शरीर में कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं, 23 जोड़े। 23 मां से मिलता है, 23 माता से मिलता है, और 23 पिता से मिलता है ना। 23 मां से मिलता है बुआ, और 23 जो है फादर से मिलता है कि नहीं, पिता से मिलता है। ये 23 मिलके कितने जोड़े बनते हैं, 23 जोड़े क्रोमोसोम। कितने जोड़े क्रोमोसोम, 23 जोड़े क्रोमोसोम, जिसमें से 23 जोड़ा में से बुआ 22 जोड़ा, 23 जोड़ा में से कितना जोड़ा, 22 जोड़ा क्रोमोसोम बउआ एक समान होता है। 22 जोड़ा क्रोमोसोम क्या होता है, एक समान होता है। जिसको बउआ 22 जोड़ा को एक समान जो होता है उसको कहा जाता है ऑटोसोम। जिसे क्या कहते हैं, ऑटोसोम, जिसे कहते हैं ऑटोसोम। और जो 23वां जोड़ा होता है ना, 23वां जोड़ा, 23वां जो जोड़ा होता है ना, उस 23वां जोड़ा को दोस्तों कहते हैं लिंग क्रोमोसोम। इससे लिंग का निर्माण होता है। 23वां जोड़ा को क्या कहते हैं, लिंग क्रोमोसोम। याद रखिएगा, आपसे पूछ देगा एग्जाम में कि मनुष्य के शरीर में कितने जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं, तो 23 जोड़े की क्रोमोसोम की संख्या पूछ देगा। तो एक जोड़ा में 2 पीस, तो 23 जोड़ा में 46, यानी कि पूछ देगा मनुष्य के शरीर में कितने जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं, तो 23 जोड़े। मनुष्य के शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 46। याद रखिएगा, संख्या और जोड़ा में कंफ्यूज मत होइएगा। जोड़ा को युग्मक भी कहते हैं। इसीलिए पूछ देगा आपसे कि मनुष्य के शरीर में कितने युग्म क्रोमोसोम के होते हैं, तो 23। कितने युग्म, 23। अब आइए 22 जोड़े क्रोमोसोम को क्या कहा जाता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा तो क्या कहोगे, ऑटोसोम। 23वां जोड़ा क्रोमोसोम किसका निर्माण करता है, तो लिंग का। 23वां जोड़े क्रोमोसोम को क्या कहा जाता है, तो लिंग क्रोमोसोम। याद रखिएगा, है कि नहीं। अब आइए, इसमें जो है ये डिफरेंट होते हैं, किसके रूप में, तो एक्स और वाई के रूप में।
किसमें बाबू? मादा में जो क्रोमोसोम बनते हैं वो XX के रूप में बनते हैं, जबकि नर में, जबकि किसमें? नर में जो क्रोमोसोम बनते हैं वो X और Y के रूप में बनते हैं। ये बहुत पूछता है, टॉप लेवल के क्वेश्चन है कि मादा में निम्न में से कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है? XX, YY, XY, YX। तो क्या बोलेंगे? XX। नर में निम्न में से कौन गुणसूत्र पाया जाता है? A XX, YY, XY, YX। तो क्या बोलेंगे? XY। क्या बोलोगे? XY। इस प्रकार से दोस्तों आप देख सकते हैं लिंग क्रोमोसोम। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन जो है जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित सिद्धांत दिए थे, जिसको प्राकृतिक चयन के सिद्धांत कहते हैं। मनुष्य में लिंग निर्धारण विधि में आपको हमने इसी आधार पर बताया था, गुणसूत्र का स्वच्छ नामांकन चित्र। ठीक ना, एक बार देख लीजिएगा। अब आइए दोस्तों, एक लास्ट चैप्टर है आपका इससे संबंधित, हमारा पर्यावरण। हमारा पर्यावरण दोस्तों, हमारा पर्यावरण क्या है? गौर से सुनिएगा कि इसमें हम हमारे पर्यावरण में हम आपने आपको बोला था कि देखिए दो तरह के घटक से ये पूरा पर्यावरण निर्मित है। एक जैविक यानी जीव जंतु पेड़ पौधे जैविक घटक है, और एक ऐसे घटक है जो जैविक नहीं है पर वो जैविक घटक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि उसके बिना जैविक घटक का अस्तित्व नहीं है, जिसे अजैविक घटक कहते हैं। यानी कि जल, वायु, सूर्य का प्रकाश, मिट्टी, ये सब क्या अजैविक घटक है। लेकिन अजैविक घटक न हो तो जैविक घटक का भी निर्माण संभव नहीं है, यानी जीवन संभव नहीं है। तो जैविक और अजैविक घटकों से निर्मित यह दुनिया जिसमें जीव निवास करता है उसको पर्यावरण कहते हैं। और दोनों एक दूसरे पर जो निर्भर होता है ये एक तंत्र बनाते हैं, जिसको पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र कहते हैं, जिसके बारे में डिटेल नॉलेज दिए थे। ये आहार श्रृंखला, ये भोजन के लिए एक दूसरे पर श्रृंखलाबद्ध तरीकों से जुड़े होते हैं, जिसको आहार श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला कहते हैं, है कि नहीं। ओजोन की परत, ओजोन की परत जिसका अनुसूत्र O3 है, जो O2 प्लस O से मिलकर बना होता है, यह सूर्य से आने वाली किस किरण को? परावैंगनिक विकिरण को, परावैंगनी विकिरण को क्या कर लेती है? अवशोषित कर लेती है और पृथ्वी की रक्षा करती है। अगर परावैंगनी विकिरण आ जाए ना पृथ्वी पर तो उष्मा का मान इतना बढ़ जाएगा, उष्मा का मान, कि जितने भी हरे भरे पेड़ पौधे हैं ना वो सूख जाएंगे। और तो और इसकी उष्मा इतनी अधिक होगी कि जितने भी जीव जंतु है उस सारे जीव जंतुओं का ये जो त्वचा है वो जल जाएगा और त्वचा कैंसर में बदल जाएगा। इतना ही नहीं भाई साहब, जितने बर्फीले पहाड़ के बर्फ है ना वो सारे बर्फ पिघल जाएगा और सारा संसार जलमग्न हो जाएगा। तो यानी कि मैं आपको बताऊं कि ओजोन परत क्या है, तो ओजोन परत पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल में एक स्थित एक ऐसी परत है जो परावैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेती है और पृथ्वी की रक्षा करती है। इसीलिए ओजोन परत को पृथ्वी का रक्षा कवच कहा जाता है। पूछ देगा कि ओजोन परत को पृथ्वी का रक्षा कवच क्यों कहा जाता है, तो चूंकि ओजोन परत सूर्य से निकलने वाले परावैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेती है और पृथ्वी की रक्षा करती है। यही कारण है कि ओजोन परत को पृथ्वी का रक्षा कवच कहा जाता है। अब बताते हैं दोस्तों ये पारिस्थितिक तंत्र पर क्या क्या प्रभाव डाल सकता है। तो हम लोग यानी ओजोन के परत के क्षय होने का क्या कारण है, ओजोन के परत के क्या होने का, क्षय होने का क्या कारण है। तो ओजोन के परत के क्षय होने का बहुत सारे कारण हैं, जिसमें सबसे बड़ा कारण तो मनुष्य खुद है। क्षय होना मनुष्य के ऊपर निर्भर है। हम लोग यूज करते हैं क्या, फेनदार सामान, सेंटदार, फेनदार, सेंटदार, झागदार सामान यूज करते हैं, उसमें कार्बनिक रसायन पाया जाता है। क्या मालूम है, CFC एंड FC, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन और फ्लोरोकार्बन। CFC और FC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और फ्लोरोकार्बन, जो ओजोन की परत से अभिक्रिया करके उसको O2 में और O में तोड़ देती है। यानी O2 यानी आणविक और O यानी परमाणविक, आणविक और परमाणविक में तोड़ देती है, जिसके कारण ओजोन की परत का ह्रास हो जाता है, ओजोन की परत का क्षय हो जाता है। ओजोन की परत के ह्रास या क्षय होने से पृथ्वी पर उसका क्या बुरा प्रभाव पड़ेगा, क्या कुप्रभाव पड़ेगा। सिंपल सी बात है, पृथ्वी का तापमान इतना अधिक बढ़ जाएगा
यानी कि सूर्य से निकलने वाली यह परावैंगनिक किरण सीधा कहां पर लॉन्च करेगी? पृथ्वी पर। और जैसे पृथ्वी पर परावैंगनिक किरण आएगी तो पृथ्वी पर उष्मा का मान इतना अधिक बढ़ जाएगा कि पृथ्वी पर जितने भी हरे भरे पेड़ पौधे हैं ना, वो सारे के सारे सूख जाएंगे, और सूखने का तो सूख गया, उससे तो भी जीव जंतु मर जाएगा। दूसरा, जीव जंतुओं का इतना उष्मा बढ़ जाएगा कि उसकी त्वचा झुलस जाएगी, जल जाएगी, जिससे त्वचा कैंसर जैसे रोग उत्पन्न हो जाएंगे। इतना ही नहीं, बर्फीले पहाड़ों के बर्फ भी पिघल जाएगा और सारा संसार जलमग्न हो जाएगा। इससे संबंधित क्वेश्चन पूछता है कि ओजोन की परत के ह्रास से जीव जंतुओं को कौन सा रोग होगा? त्वचा कैंसर। अगर त्वचा कैंसर ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा तो सीधा कैंसर दिया रहेगा, कैंसर सेलेक्ट कीजिएगा। बात समझ गए? अब आइए दोस्तों, कह देगा कि ओजोन की परत के ह्रास से बर्फीले पहाड़ों पर क्या असर पड़ेगा? तो वो पिघल जाएंगे और संसार जलमग्न हो जाएगा। अब क्वेश्चन पूछ देता, ओजोन की परत का अणुसूत्र क्या है? तो O3। ओजोन की परत सूर्य से निकलने वाली किस किरण को अवशोषित करती है? तो परावैंगनिक विकिरण को अवशोषित करती है। ओजोन की परत के ह्रास के लिए उत्तरादायी कार्बनिक रसायन है, तो क्या बोलोगे? उत्तरादायी कार्बनिक रसायन है, कार्बनिक रसायन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन और फ्लोरोकार्बन। पूछ देगा कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का संक्षिप्त नाम या अणुसूत्र क्या है? तो क्या बोलोगे? CFC। और फ्लोरोकार्बन का संक्षिप्त नाम का जो है कि क्या है? तो FC। पूछ देगा CFC का पूरा नाम क्या होता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन के परत के ह्रास से जीव जंतुओं को कौन सा रोग होगा? तो कैंसर रोग होगा। कौन कैंसर? तो त्वचा कैंसर। इस प्रकार से दोस्तों, ओजोन की परत से पड़ने वाले कुप्रभाव, ओजोन परत की क्या भूमिका है, पारितंत्र उसका क्या असर डालेगी, ये सारे टॉपिक मैंने आपको क्लियर कर दिए। यदि मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो और मेरे वीडियो से यदि आपको लाभ मिला हो, प्रॉफिट मिला हो, तो दोस्तों मेरे वीडियो को जरूर लाइक कर दें। और लग रहा है कि आप लोग के लिए जो है कि ऐसे ही मैं वीडियो लाता रहूं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कुछ भी अगर फीडबैक में अगर आपको माइनस या प्लस लगा हो तो कमेंट में आप जरूर पूछ ले, मैं उसके बारे में एक एक टॉपिक का बड़े डिटेल नॉलेज के साथ इस चैनल पे हम अपलोड करने वाले हैं, और वो भी अपडेट तरीके से करने वाले हैं। जो भी आपके छोटे भाई बहन हैं जो स्पोकन करना चाहते हैं, सीतामढ़ी जिला, दरभंगा जिला या मधुबनी जिला से बिलोंग करते हैं, तो पुपरी झज्जियट रोड या पुपरी 35 नंबर रेलवे गुमती या स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से संपर्क करके आप जरूर संपर्क करें। फ्री स्पोकन का सुविधा हम दे रहे हैं। मैट्रिक में जितने भी बच्चे पास कर रहे हैं, DCA कोर्स बहुत कम फी में, पूरे जिला में सबसे कम फी में, या पूरे यूं कह दे तो बिहार का ही जो भी प्राइवेट व्यवस्था है उनमें सबसे कम फी में DCA कोर्स आपको अवेलेबल हो जाएगा। इतना ही नहीं दोस्तों, 3 मार्च से हम लोग ऑल सब्जेक्ट का 6 से लेके 10+2 के ऑल सब्जेक्ट का हम कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। 3 मार्च से ऑफलाइन और ऑनलाइन। ऑनलाइन में खास तौर पर हम मैट्रिक का आपको सेशन दे पाएंगे, इसीलिए हमसे जुड़े और जुड़कर लाभ उठावे। अपने छोटे भाई बहन को जरूर वीडियो शेयर करें ताकि उनको भी लाभ मिल जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ गुड लक। जय हिंद दोस्तों।